आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। लेकिन ये कोई ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देती है, क्योंकि इसमें एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को नक्शे से ही मिटाने की तैयारी हो रही है। हाँ, सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना कि भाई कोई पहाड़ कैसे गायब हो सकता है। लेकिन यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे सिर्फ कागज पर एक परिभाषा को बदलकर हजारों साल पुराने पहाड़ों के वजूद पर ही सवाल खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। पर देखिए, इस विवाद को समझने से पहले ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर अरावली हमारे लिए इतनी खास क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है। आप बस कल्पना कीजिए इसके फैलाव की पूरे 692 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से से गुजरती है, हरियाणा को पार करती है और पता है कहाँ खत्म होती है? ठीक दिल्ली में, उसी रायसीना हिल पर जहां हमारा राष्ट्रपति भवन है। अब इसके काम पर आते हैं, जो असल में बहुत दिलचस्प हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक विशाल नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। सोचिए, सरिस्का जैसे कई टाइगर रिजर्व्स और ना जाने कितने वन्य जीवों का घर है ये। और तो और, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एकदम साफ बताता है कि दांव पर लगा क्या है। एक तरफ जब अरावली है तो ये अपने जंगलों से PM 2.5 जैसे जहरीले कणों को सोखकर हमारी हवा को साफ करती है। और दूसरी तरफ जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो राजस्थान से उठने वाली धूल भरी आंधियां बिना किसी रोक टोक के सीधी दिल्ली पहुंचेंगी और यहाँ की हवा को और भी ज्यादा जहरीला बना देंगी। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि अरावली कितनी जरूरी है, तो यहीं से ये पूरा मामला एक बड़े विवाद में बदल जाता है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी, इतनी मजबूत और जरूरी पर्वत श्रृंखला को आखिर किस चीज से खतरा हो सकता है? कोई भूकंप या कोई ज्वालामुखी? नहीं, खतरा इनसे कहीं ज्यादा इंसानी और कह सकते हैं पेचीदा है। और ये है वो जवाब, सरकार की एक नई परिभाषा का प्रस्ताव। पहली नजर में तो ये एक बहुत मामूली सा ब्यूरोक्रेटिक बदलाव लगता है। क्या है? बस इतना कि किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। लेकिन यकीन मानिए, सारा का सारा खेल बस इसी एक लाइन में छिपा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस खेल का चौंकाने वाला नतीजा है। जैसे ही ये 100 मीटर का नियम लागू होगा, अरावली की 90% से भी ज्यादा पहाड़ियां कानूनी तौर पर अरावली कहलाएंगी ही नहीं। जी हाँ, सिर्फ 8.7% हिस्सा ही इस परिभाषा में फिट होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि बाकी का 91.3% हिस्सा माइनिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खेल काम कैसे करता है। देखिए, दुनिया भर में साइंटिफिक तरीका यह है कि ऊंचाई हमेशा मीन सी लेवल से नापी जाती है, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। लेकिन इस नई परिभाषा में कहा गया है कि ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से नापी जाए। अब ये आसपास का क्षेत्र क्या है, इसे कौन तय करेगा? ये एक ऐसी अस्पष्ट बात है, एक ऐसा लूपहोल है जिसका फायदा उठाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो जाहिर है, अब सवाल यही उठता है कि इस परिभाषा को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर इससे फायदा किसे हो रहा है और इसकी असली कीमत कौन चुकाने वाला है? ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। जब प्रकृति का इतना बड़ा और अहम हिस्सा दांव पर लगा हो, तो ये पूछना तो बनता है कि इस बदलाव के पीछे आखिर किसका इंटरेस्ट है। और ये टेबल इस टकराव को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है फायदा उठाने वाले, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपर्स, जिन्हें इन पहाड़ों तक कानूनी पहुंच मिल जाएगी। और दूसरी तरफ है वो जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी हम सब। हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण, हमारे वन्य जीव और हमारी पानी की सुरक्षा, सब कुछ दांव पर है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है, अभी क्या हो रहा है। देखिए, अभी की स्थिति ये है कि अरावली का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये पूरा का पूरा मामला अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। और अब अदालत का फैसला ही ये तय करेगा कि इन हजारों साल पुरानी पहाड़ियों का आने वाला कल कैसा होगा।
और दांव पर जो लगा है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का सवाल नहीं है, ये एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की सांसों का सवाल है। ये रेगिस्तान को रोकने वाली उस दीवार का सवाल है। ये लाखों बेजुबान जीवों के घर का सवाल है। और सबसे बढ़कर ये एक मिसाल का सवाल है कि एक देश के तौर पर हम प्रकृति और विकास में से किसे चुनते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे शहर फैल रहे हैं, क्या यही तरक्की की कीमत है जो हमें चुकानी होगी? क्या विकास के लिए विनाश जरूरी है, या फिर तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना मुमकिन है? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज़रूरी कहानियों को आप तक पहुँचाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।